हेलो, आज का हमारा टॉपिक रक्त। रक्त को इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। ब्लड हमारे पूरे शरीर में होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और रक्त एक तरल पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन व खनिज पोषक पदार्थों का परिवहन करता है और पूरे शरीर के अंगों को आपस में जोड़े रखता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। यह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है और रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा हड्डी के अंदर लाल रंग की जाली टाइप संरचना होती है, उसे अस्थि मज्जा कहते हैं। और अस्थि मज्जा के अंदर ही रक्त का निर्माण होता है। और भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण लीवर से होता है, यकृत से। भ्रूणीय अवस्था का मतलब जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब उसके रक्त का निर्माण लीवर से होता है, ना कि अस्थि मज्जा से। मेल में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जबकि फीमेल में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में किया जाता है। रक्तदाब धमनी व शिरा में लगने वाला दाब को रक्त दाब कहते हैं। इसको स्पाइनोमेनोमीटर से मापा जाता है रक्त दाब को। अब हम रक्त का संगठन देखें तो रक्त में प्लाज्मा और रुधिराणु, जिसे रक्त कणिका कहते हैं, यह रक्त का 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है रुधिराणु। प्लाज्मा के भी 3 घटक होते हैं, जल, प्रोटीन और अन्य पदार्थ। और रुधिराणु के भी घटक होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को हिंदी में लाल रक्त कणिका कहते हैं, इसको हिंदी में श्वेत रक्त कणिका कहते हैं और इसको रक्त बिंबाणु कहते हैं। और प्लाज्मा में सबसे अधिक जल होता है 90% और प्रोटीन होता है 6 से 8% और अन्य पदार्थ होते हैं 1 से 2%। अब हम प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा के घटक की बात करें तो जल, प्रोटीन और अन्य पदार्थ, ये प्लाज्मा के घटक होते हैं। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जो एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ये प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। और प्लाज्मा में प्रोटीन 6 से 8% प्रोटीन होते हैं। और इसमें प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहला एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन प्लाज्मा में 4% होता है और ग्लोबुलिन प्रोटीन 2 से 2.5% होता है और फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन 0.3% प्लाज्मा में होता है। एल्बुमिन प्रोटीन ये प्लाज्मा की सबसे छोटी प्रोटीन होती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन ये शरीर की प्रतिरक्षा में सहायक होती है। प्रतिरक्षा का मतलब ये शरीर की सुरक्षा में सहायक होती है, यह शरीर की सुरक्षा करती है, प्रतिरक्षा करती है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। मान लीजिए कहीं चोट लगी और वहां से लगातार खून बह रहा है, तो खून को रोकने के लिए ये रक्त का थक्का बनाएगी। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन और अन्य पदार्थ, प्लाज्मा में 1 से 2% अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे आयरन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और खनिज लवण भी होते हैं। अब हम रुधिराणु के घटक देखेंगे। रुधिराणु के घटक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। हम सबसे पहले आरबीसी की बात करें तो इसे लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है।
और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा हड्डी के अंदर एक संरचना होती है, लाल रंग की जाली जैसी संरचना, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। और अस्थि मज्जा के अंदर ही आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद में आरबीसी मर जाती है। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? पीलिया में होती है। पीलिया पेट के अंदर एक जगह होती है जिसे पीलिया कहते हैं। और आरबीसी का कब्र पीलिया को कहते हैं स्पिन। ये पीलिया जब आरबीसी मर जाती है तो आरबीसी नष्ट पीलिया के अंदर होती है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसका एक अपवाद होता है ऊंट। ऊंट तो आपने देखा होगा, लेकिन ऊंट की आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है। और एक जीव होता है लामा, जो ऊंट की तरह दिखता है। ऊंट और लामा में आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। लाल रंग, आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन तत्व के कारण होता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, जिसके कारण डब्ल्यूबीसी रंगहीन होती है। रंगहीन का मतलब जिसमें कोई रंग नहीं होता है उसे हम रंगहीन कहते हैं। और रंगहीन का मतलब जिसका रंग सफेद हो, सफेद रंग की। और इसमें केंद्रक होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। और इसकी संख्या 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, दो भागों में बांटा गया, कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु के भी 3 भाग होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये कणिकाणु, इनके कोशिका पे छोटे छोटे कण होते हैं जिसे कणिकाणु कहते हैं, लेकिन इसमें कणिकाणु नहीं होते हैं, अनुपस्थित होती है। और ये 2 भागों में बटी होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार कणिका व अकणिका। कणिकाणु 3 प्रकार के होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल ये संक्रमण से बचाव करता है, वे एलर्जी से जुड़ी प्रतिक्रिया करता है। मान लीजिए किसी को एलर्जी है धूप से, किसी को मिट्टी से, किसी को एलर्जी होती है, तो इओसिनोफिल एलर्जी से जुड़ी प्रतिक्रिया करता है। और बेसोफिल ये हिस्टामिन व हेपेरिन का स्रावण करती है। और न्यूट्रोफिल ये भक्षण कोशिका होती है, मतलब कि कोई भी जीवाणु को, बैक्टीरिया को खाने का काम न्यूट्रोफिल करती है। अब हम अकणिकाणु की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट व मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट व बी लिम्फोसाइट। बी व टी लिम्फोसाइट ये शरीर की प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं, मतलब कि कोई भी है ना बैक्टीरिया या वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको मारने का काम बी व टी लिम्फोसाइट करते हैं, उनसे लड़ाई करने का काम, उनको मारने का काम ये दोनों करते हैं, बी व टी लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट ये भी भक्षण कोशिका होती है, ये भी बैक्टीरिया व वायरस को खाने का काम करती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों एक ही काम करती है, इन दोनों का काम सेम होता है, भक्षण कोशिका, भक्षण करना। अब हम बिंबाणु की बात करें तो बिंबाणु इंग्लिश में इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थर्मोसाइट होता है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु भी पीलिया में होती है। और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसका कार्य रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। रक्त का थक्का कैसे बनता है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। और इसकी संख्या, ये सामान्य व्यक्ति में इसकी संख्या 1.5 से 4.5
लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। डेंगू के बुखार में इसकी संख्या काफी तेजी से कम हो जाती है, मतलब कि किसी व्यक्ति को जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या काफी तेजी से घट जाती है, कम हो जाती है।